हेलो नमस्कार प्रणाम सची आदाब जय हिंद। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को लक्ष्मी बेगा वाला यूट्यूब चैनल में। प्यारे दोस्तों, आज के हमारे जो जीके जैसी क्लास है उसमें आपको हार्दिक अभिनंदन है दिल से। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं और छीन लो सड़क फ्रॉम जवानी की कहानी उसको कहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इंदौर के समीप स्थित जनपात्र जनपात्र पहाड़ी स्रोत है तापी नदी का, चंबल नदी का, माही नदी का, महा महानदी का। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? चंबल नदी। चंबल नदी जो आपकी निकलती है वो कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के इंदौर के पास से निकलती है। इंदौर के पास से निकलती है महाराष्ट्र नहीं सॉरी मध्य प्रदेश के इंदौर के पास से निकलती है और मध्य प्रदेश से राजस्थान के मध्य प्रदेश के बॉर्डर को बनाते हुए वो जाती है, ऊपर ऊपर जाती है और यूपी में एंट्री करके यमुना नदी में मिल जाती है। तापी नदी की मैं बात करूँ तो तापी नदी जो है वो मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है और मध्य प्रदेश में ही समाप्त हो जाती है। महानदी की मैं बात करूँ तो महानदी जो है एमपी मध्य प्रदेश के धार से निकलती है और वहीं समाप्त हो जाती है। महानदी की मैं बात करूँ तो महानदी आपकी निकलती कहाँ से? आपके छत्तीसगढ़ से निकलती है, रानी के पठार से निकलती है छत्तीसगढ़ से। तो इसका चंबल नदी इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। हमारी क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भोड़ घाट के निर्माण कपिल धारा जल प्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी है जो भोड़ घाट के समीप कपिल धारा जल प्रपात का निर्माण करती है? ऐसा ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा नदी है जो भोड़ घाट के समीप कपिल धारा जल प्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी जो है राइट आंसर आपकी हो जाएगी। नर्मदा नदी जो है वो आपकी अ, अम, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और बिल्कुल महाराष्ट्र होते हुए वो गुजरात होते हुए वो खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। मोटा मोटी नर्मदा नदी जो है वो 3 राज्य से होकर निकल जाती है, 3 राज्य से होकर जाती है। नर्मदा नदी जो आपकी निकलती है ये देखिए कुछ इस तरह से निकलती है। नर्मदा नदी जो निकलती है वो मध्य प्रदेश से निकलती है, आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है और ये महाराष्ट्र होते हुए आपका जो है ये गुजरात में एंट्री करती है। गुजरात में एंट्री करते हुए ये खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। तो नर्मदा नदी को आप ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से ये निकलती है और महाराष्ट्र होते हुए गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में अरब सागर में गिर जाती है। गोदावरी नदी जो है वो आपका कहाँ से निकलती है? गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र से आपकी निकलती है और महाराष्ट्र से निकलती है और तेलंगाना होते हुए ये आंध्र प्रदेश से बाहर निकल जाती है, बंगाल की खाड़ी में निकल जाती है। इसको हम लोग कहते हैं गोदावरी की मुहाने। गोदावरी कैसे निकलती है? गोदावरी आपकी जो महाराष्ट्र महाराष्ट्र से उद्गम होती है, महाराष्ट्र से उसका उद्गम होती है और आपका जो क्या कहते हैं तेलंगाना होते हुए आपका ये क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश में बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट हमारी है कि इसी में कि कृष्णा नदी जो है वो कृष्णा नदी के बारे में जानते हैं। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती है और ये महाराष्ट्र से निकलते हुए ये आती है आपकी कर्नाटका में आती है और फिर ये कर्नाटका में आती है और कर्नाटका से उधर जो आपका तेलंगाना है और फिर वहाँ पे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है। तो तेलंगाना के बॉर्डर से ये शुरू होती है लगभग यहाँ से कर्नाटका से सबसे पहले आएगा तो वो कहाँ मिलेगा? तेलंगाना में मिलेगा और तेलंगाना के सबसे पहले बॉर्डर पर कहीं ना कहीं तो मिलेगा, उसके बाद ही तो एंट्री होगा ना। तो तेलंगाना के बॉर्डर पर जहाँ मिलती है उसको हम लोग कहते हैं कुर्लन।
कुरालाना, कुरनूल, कुरानूला, कुरनूल, कुरनूल बॉर्डर पर मिलती है। और ये आंध्र ऊपर में ये तेलंगाना से होते हुए ये आंध्र प्रदेश के कोडार तक जाती है। और फिर आंध्र प्रदेश में एंट्री करके ये बाहर निकल जाती है बंगाल के खाड़ी में, जिसको कहते हैं कृष्णा के मुहाने। कावेरी जो है वो तमिलनाडु से शुरू होती है, तमिलनाडु के इरोडा से शुरू होती है। और ये कावेरी बंगाल की खाड़ी में निकल जाती है। इसका राइट आंसर नर्मदा नदी होती है। नर्मदा नदी क्यों होती है? क्योंकि बाकी जो जितने भी नदी हैं, आपका कावेरी है, उसके बाद में आपका जो गोदावरी है, कृष्णा है, ये सब के सब बह रहे हैं आपका इधर पूरब की तरफ बह रहे हैं। लेकिन नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकल कर या इधर की तरफ बह रही है, पश्चिम की तरफ बह रही है, अरब सागर में गिर रही है, खंबाती खाड़ी में गिर रही है। तो आंसर इसलिए नर्मदा नदी होती है। नर्मदा नदी को भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। एंड इसकी जो लंबाई है वो कितना है? 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो होती है, प्रायद्वीपीय पठार जो होती है, उस तरफ के जो ये जो है तीसरी सबसे बड़ी नदी है। और प्रायद्वीपीय पठार में जो जितना भी बह रहे हैं सब बह रहे हैं पूरब की ओर, एक पश्चिम की तरफ बह रहे हैं। तो नर्मदा इज द करेक्ट आंसर। हमारे क्वेश्चन है कि जोग या गोरसोपा जलप्रपात का नया नाम क्या है? जोग गोरसप्पा का नया नाम क्या है? तो जोग गोरसप्पा का नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। मतलब अभी वर्तमान में जोग या गोरसोपा जलप्रपात का नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है, जो कि शरावती नदी कर्नाटका में मौजूद, जो कि शरावती नदी पर बना हुआ है कर्नाटका में। एंड भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो गोरसप्पा है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात गोरसप्पा है, जिसका वर्तमान नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है, जो कि कर्नाटका पर शरावती नदी पर बना हुआ है, जो कि कर्नाटका में मौजूद है। की हाइट लगभग 262 किलोमीटर है। हाइट है तो 262 मीटर है। हमारे क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश और बिहार और छत्तीसगढ़। नीचे दिए गए का प्रयोग कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपका हो जाएगा इसका आंसर। तो कौन कौन से राज्य हैं जिसको से कर्क रेखा गुजरती है? तो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल पूरब से अगर हम चले तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो झारखंड, फिर आपकी हो जाएगी छत्तीसगढ़, फिर आपकी हो जाएगी जाकर के छत्तीसगढ़ के बाद आपकी हो जाएगी मध्य प्रदेश, फिर आपकी हो जाएगी जाकर के राजस्थान, फिर आपकी हो जाएगी गुजरात। चलिए मिलाते हैं। पहले आपका पश्चिम बंगाल होगा, फिर झारखंड होगा, फिर छत्तीसगढ़ होगा, फिर मध्य प्रदेश होगा, फिर राजस्थान होगा, फिर गुजरात। इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी को आप क्रम वाइज में सजा सकते हो। नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो उसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। और त्रिपुरा को सेवन सिस्टर भी कहा जाता है, तो इसका आंसर त्रिपुरा इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से घिरे हुए हो ही गया है ना। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो वो गुजरात में है। गुजरात में आप ध्यान रखें, गुजरात में तीन तरह की तीन पहाड़ियाँ आपकी है। जूनागढ़ के पास जो है आपका गिरनार की पहाड़ियाँ हैं, और फिर सौराष्ट्र है आपका मांडप है। तो गुजरात में तीन पहाड़ियाँ हैं, गिर है, सौराष्ट्र है और मांडप है। हमारे क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय राज्य जो आपके हैं
वो आपके इधर सबसे पहले तो आपका गुजरात है, उसके बाद फिर आपका राजस्थान है, फिर आपका यहाँ पे पंजाब है, फिर आपका जम्मू एंड कश्मीर है। सिर्फ 4 राज्य हैं जो कि भारत और पाकिस्तान के सीमाओं से भारत के 4 राज्य लगती है। हमारी क्वेश्चन है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? इसके लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानना होगा। सबसे पहले जो बात है कि भारत का जो ये जो दक्षिणी हिस्सा है, आपका जो प्रायद्वीपीय पठार जो है, वो इधर वाले को पश्चिम तरफ वाले को हम लोग कहते हैं सह्याद्री पर्वत, और पश्चिम वाला को कहते हैं सह्याद्री पर्वत, और पूरब वाला को कहते हैं महेंद्रगिरी पर्वत। पश्चिमी पश्चिमी घाटी और पूर्वी घाटी जहाँ पे मिलती है उसको हम लोग कहते हैं कार्डमम की पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाटी को 3 भाग में बांटा गया है। गुजरात से गोवा वाले एरिया को बोला जाता है कोरोमंडल। कोंकण, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं कोंकण। और उसके बाद गोवा के बाद जो आपका केरला वाला एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं कर्नाटका वाला। गोवा के बाद कर्नाटका वाला जो एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं केनरा। और केरला के बाद जो नीचे वाला एरिया है, कर्नाटका के बाद नीचे वाला एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं मालाबार। और उधर वाले जो बंगाल के ऊपर वाले एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं पर्वतीय क्षेत्र। और केरला और बंगाल से नीचे वाले एरिया, इसका मतलब है कि आंध्र प्रदेश से ऊपर वाले एरिया और बंगाल के नीचे वाले एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जाकर के डेल्टा। और आपको मैं बता दूं कि आंध्र प्रदेश और केरला के बीच वाले एरिया को क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट हम लोग कहते हैं, कुछ इस तरह से। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ऊपर में डेल्टा क्षेत्र, फिर उसके बाद में कहते हैं डेल्टा के बाद हमारे हो जाते हैं जाकर के ऊपर में पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद में डेल्टा क्षेत्र, उसके बाद में कोरोमंडल क्षेत्र, उसके बाद में यहाँ सबसे पहला आता है मालाबार, उसके बाद में केनरा, उसके बाद में कोंकण। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आपके कहाँ है, तमिलनाडु आपकी ये है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले एरिया को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। डेल्टा जिनको कहते हैं, इसको हम लोग कोरोमंडल कहते हैं, क्योंकि ऊपर वाले को तो पर्वतीय कहते हैं, फिर आंध्र प्रदेश वाले को ऊपर वाले को, बंगाल से नीचे वाले को हम लोग डेल्टा कहते हैं, फिर इससे नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोमंडल कहते हैं। तो कोरोमंडल इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व पूर्व से पश्चिम की ओर का क्रम को लिखें। पहला नंबर में जास्कर श्रेणी, दूसरा में पीर पंजाल, और तीसरा में काराकोरम, चौथा में लद्दाख। तो सबसे पहले होगा आपका कौन होगा, सबसे पहले आपका जो होगा वो होगा काराकोरम श्रेणी, उसके बाद आपका होगा लद्दाख, फिर आपका होगा जास्कर, फिर होगा पीर पंजाल। कुछ इस तरह से आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो होगा वो कौन होगा, काराकोरम होगा, फिर आपकी जो हो जाएगा वो लद्दाख हो जाएगा, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल इज द करेक्ट आंसर। आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो किसके नाम से जाना जाता है सह्याद्री के नाम से, मैंने आपको बताया था कि ईस्ट साइड वाले को महेंद्रगिरी पर्वत कहते हैं और ईस्ट साइड वाले को सह्याद्री कहते हैं, यानी पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत कहते हैं। फैक्ट के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपका जो सतपुड़ा जो है उसको हम लोग कहते हैं भारत का एकमात्र, कहते हैं क्या, भारत के एकमात्र ब्लॉक पर्वत ये है। हमारी क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है। मतलब कुल्लू घाटी किसके बीच अवस्थित है, ये आपसे पूछता है क्वेश्चन। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर कि धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। लघु हिमालय जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत, जिसको हम लोग नाग टिब्बा भी कहते हैं।
धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में ही कुल्लू घाटी मौजूद है। हमारे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं तो गलत कौन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नर्मदा नदी जो है वो नर्मदा नदी आपको कहाँ से निकलती है। नर्मदा नदी जो निकलती है वो निकलती है अमरकंटक से निकलती है। और नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है। नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो 13-12 किलोमीटर आपकी हो जाती है। नर्मदा नदी पर 2017 में सरदार सरोवर डैम बना दिया गया था और इसके जो पानी जो निकलती है वो संगमरमर पर निकलती है। संगमरमर की चट्टानों पर बहती है, इसलिए इसे मार्बल रॉक्स के नाम से जाना जाता है। मार्बल रॉक्स के नाम से जाना जाती है। तो मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन दिया गया है कुछ इस तरह से कि जो आपका जो ये है जो इसका दिया हुआ कि या अमरकंटक से अमरकंटक के निकट से निकलते बिल्कुल राइट है। या मार्बल रॉक्स के मॉहूस के बीच से निकलते बिल्कुल सही है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया गया बिल्कुल सही है। इसके किन या अमरकंटक इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। तो ये एमपी में उज्जैन के पास है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी राइट आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच बीच से होकर होकर बहने वाली नदी कौन है। कौन सा नदी है। विंध्याचल और सतपुड़ा। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से कौन सा नदी होकर गुजरती है। तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच के जो नदी है उसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से निकलती है। हमारे क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है वो कौन है। वो आपका बूलर झील है जो कि कहाँ मौजूद है। वो जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बूलर झील है वो बूलर झील है वो बूलर झील है वो जम्मू एंड कश्मीर में है जो कि मीठे पानी का झील है। चिल्का झील है वो वो भारत का सबसे बड़ा लैगून का झील है चिल्का झील। और लोकटक झील है जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ा झील है पूर्वोत्तर भारत की। और पुष्कर झील है वो खारे पानी के मामले में भारत में दूसरे नंबर पर आती है जो कि राजस्थान में मौजूद है। हमारे क्वेश्चंस खत्म समाप्त होते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में किसी नेक्स्ट डे को। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, जाओ और कमेंट कर दीजिए।